नमस्कार साथियों। जियो सेपियंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक विशेष जो है वो क्लास लेकर आए हैं जो भूगोल की एक विशेष यूनिट से संबंधित है। एक ऐसी यूनिट जिससे जो है वो कैंडिडेट्स का बहुत बड़ा तबका, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा तबका जो है वो डरता है कि हम इसे जो है वो कैसे पढ़ेंगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है वो प्रैक्टिकल से संबंधित ये यूनिट है। तो प्रैक्टिकल, वैसे भी प्रैक्टिकल को हम तीन भागों में बांटते हैं: कार्टोग्राफी, स्टेटिस्टिक्स और हमारा ये जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी। जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी जिसमें कि रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस और इससे संबंधित जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब शामिल होता है। नेट में और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ पर ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, पीजीटी है या कॉलेज लेक्चरशिप है, चाहे वो किसी पीएससी का हो या किसी भी स्टेट का हो, उसमें ये चीज़ जो है वो ज़रूर जो है वो जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी कुछ हद तक जो है वो शामिल होती है। नेट के सिलेबस में आप देखोगे तो नेट के सिलेबस में एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी का है। एचपीएससी में देखोगे, आरपीएससी में देखोगे, हर जगह आपको जो है वो ये देखने को मिलती है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं इससे डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि ये परंपरा के अनुसार चलती नहीं रही। ये बिल्कुल एक नया जो है वो हम बात कहें कि नया स्टडी एरिया है जो ज्योग्राफी में शामिल हुआ है पिछले कुछ जो है वो सालों में। और ज्योग्राफी में जो है वो हर जगह जो है वो हम कम से इसका यूज़ करने लगे हैं। तो उसकी वजह से क्या, ज्योग्राफी में इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से घबराते इसलिए हैं क्योंकि शुरू से जब उन्होंने यूजी पीजी की तब शायद इन चीज़ों का अध्ययन नहीं किया। और आज जो है जब अचानक से हमको देखने को मिलता है कि जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस, फिर उनसे संबंधित एलिमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको समझने में उनको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि कोई पढ़ाने वाला उस समय था नहीं, या ये चीज़ें आपको देखने को, समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इस वजह से ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन आज हम आपको बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग कोशिश करेंगे बहुत इजी तरीके से, फंडामेंटल जो हैं इसके वो आपको समझाएं। और इन फंडामेंटल्स को समझने के बाद, एक बार इस क्लास से गुजरने के बाद, शायद आपके जो इस यूनिट का डर है वो शायद कुछ जो है वो मात्रा में कम हो। ये हम आपसे उम्मीद करेंगे और हम हमारी क्लास से ये आशा करेंगे कि ऐसा हो। तो हम बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग की, कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो देखिए, रिमोट सेंसिंग का सामान्य सा मतलब होता है दूर से संवेदन करना, किसी भी चीज़ के बारे में दूर से ही जानकारी लेना। अब दूर से जानकारी लेने के कई तरीके हैं। जैसे कि हम स्वयं मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, तो वो जीव जंतु भी जो है अपनी सेंस के जरिए दूर से जो है वो जानकारी को प्राप्त करते हैं। जैसे हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, तो बोलकर भी हमारी ध्वनि दूर तक जा रही है, सामने वाला जो है अपने सेंस से, कानों से उसको छूता है। ठीक है, हमारी त्वचा जो है, ठीक है, हीट को जो है वो महसूस करती है, प्रकाश को महसूस करती है कि कहाँ जो है वो धूप है, कहाँ छाँव है, उसका बिल्कुल जो है वो साफ साफ हमको पता चलता है। तो ये सारी सेंस होती हैं। स्पेशली हम बात करें हमारी आंखों की। क्यों? क्योंकि रिमोट सेंसिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं जो स्पाशियल टेक्नोलॉजी में, वो हमारी आंखों के लिए ही एक तरह से आधार है। क्यों है? क्योंकि आंखें जो हमारी होती है ये प्रकाश की तरंगों को देखती हैं। जो सूर्य से आने वाली तरंगें होती हैं, कई तरह की होती हैं, जिनमें से प्रकाश तरंगे, विजिबल लाइट जिसको हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आंखें जो हैं वो किसी भी चीज़ से परावर्तन होकर के तरंगों का हमारी आंखों तक पहुंचता है। आंखों में जो पीछे जैसे कि कैमरे में फिल्म होती है, उस तरह से हमारी आंखों में भी एक फिल्म होती है जिसको हम नेत्र पटल कहते हैं। तो वहाँ पर इमेज बनती है, लेकिन वो इमेज उल्टी बनती है। जैसा कि आप जानते हैं, लेंस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, जो उत्तल और अवतल दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस जो होते हैं उसमें इमेज उल्टी बनती है। हमारी आंखों में भी जो लेंस होता है वो उत्तल होता है, इमेज हमारे जो है नेत्र पटल पर उल्टी बनती है, लेकिन हमारा दिमाग उसको पुनः उल्टा करके उसको सीधे संदर्भ में लेता है। ये हमारे या जानवरों के बारे में जो जितना भी जीव जगत है उसकी खासियत है कि दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल सीधी पहुंचती है। उसके जो कनेक्शन है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल हमको उसी, आभासी नहीं, बिल्कुल वास्तविक जो है वो प्रतिबिंब उसका बनता है। अब चलो, ये तो है प्राकृतिक। लेकिन हम बात करते हैं कृत्रिम रूप से, कि जिस रिमोट सेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, जो सैटेलाइट्स के जरिए, सेंसर्स के जरिए होती है, वो क्या होती है। तो आप देखिए, देख सकते हैं कि मेनली जो सूर्य से आने वाली तरंगे हैं, वो सूर्य से आने वाली तरंगे वातावरण में, पर्यावरण में और धरातल पर जहाँ भी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के टकरा करके और सेंसर तक पहुँचती है। सेंसर अलग अलग जगह हो सकते हैं, सैटेलाइट्स में हो सकता है, हमारी आंखें जैसे सेंसर हैं,
कैमरा सेंसर हो सकता है, वहाँ पहुँचती है और वहाँ से फिर वो जो प्रकाश तरंगे हैं वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर के और फिर डेटाबेस तक पहुंचाया जाता है, एक एंटीना रिसीवर जो कि धरातल पर ही लगा होता है। वहाँ से फिर यूज़र जो है वो उनको डाउनलोड करके उनका उपयोग कर सकता है और उन इमेजेस से तरह तरह के एप्लीकेशन जो है वो काम में लिए जा सकते हैं, मानचित्र तैयार किए जा सकते हैं, कई अनंत जो है जानकारियाँ उनमें उनसे हमको प्राप्त होती है। तो ये तो था रिमोट सेंसिंग का, क्या होता है रिमोट सेंसिंग उसके बारे में। आगे हम बात करते हैं सेंसर्स की। तो रिमोट सेंसिंग जिनके जरिए होती है वो क्या हैं? सेंसर्स हैं। सेंसर्स मतलब संवेदक, जो भी संवेदक हैं। अब संवेदक में भी वही सेम चीज़ है, दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो कि प्रकृति ने सारे जीव जंतुओं को दिए हैं, जैसे आँख, कान, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल जिनकी हम बात करते हैं वो हमारे सेंसर्स होते हैं जो सैटेलाइट्स में यूज़ होते हैं, कैमरा में यूज़ होते हैं, ठीक है। वो सभी आर्टिफिशियल सेंसर कहलाते हैं। जैसे कि कैमरा है, ठीक है, इसका जो लेंस होता है, इसकी जो फिल्म होती है वो आर्टिफिशियल सेंसर की तरह होती है। अगली बात हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग की, कि ठीक है हमने सेंसर की बात कर ली है, रिमोट सेंसिंग कितने प्रकार की होती है। तो रिमोट सेंसिंग जो है वो मेनली दो प्रकार की होती है, एक होती है पैसिव और एक होती है एक्टिव। अब जैसा इन शब्दों का सिंपल सा मतलब है, पैसिव मतलब निष्क्रिय और एक्टिव मतलब सक्रिय, यानी कि जहाँ पर संवेदक जो होता है वो सक्रिय होता है। सक्रिय किस मामले में? इस मामले में कि जो तरंगें जो जा रही हैं, जैसे हम बात करें सबसे पहले पैसिव की। पैसिव में क्या होता है, दिन के समय या प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य से जो तरंगें धरातल तक आती हैं, ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, वो तरंगें लौट करके वापस जो है वो सेंसर तक पहुंचती हैं। तो वो सेंसर उसको जो है वो देखता है, उनको तरंगों को पकड़ता है, जिससे कि सेंसर खुद एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद तरंगों को छोड़ नहीं रहा, वो सूर्य से आने वाली प्रकाश तरंगों का को पकड़ने का वो काम कर रहा है केवल। लेकिन जब सेंसर इस तरह के हों कि वो खुद ही तरंगों को छोड़ें और वापस से खुद ही उनका प्रतिबिंब पकड़ें जो भी लोड करके आया है, ठीक है, तो वो होता है हमारा एक्टिव सेंसर या एक्टिव रिमोट सेंसिंग। सेंसर को भी हम कह सकते हैं एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है। एक्टिव जैसे कि हमारा रडार, इसका एक एग्जांपल है। रडार जितने भी होते हैं वो स्वयं माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स पर काम करते हैं। वो पहले इन वेव्स का एक बल्ज छोड़ते हैं। अब वो बल्ज जितनी दूरी तक जाएगा, ठीक है, उतना उनको वापस लोड कराने में टाइम लगेगा। लौटेगा तब जब वो किसी से टकराएगा। तो जब सेंसर जो है यानी कि हमारा रडार जो है वो तरंगे छोड़ेगा और किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वो कितने समय बाद आता है, ठीक है, जो आता है उसको हम इको बोलते हैं और जो जाता है उसको हम जो है वो एनर्जी बोलते हैं, जो वो छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग या सेंसर्स का अंतर है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक्टिव मतलब जो सूर्य के प्रकाश का यूज़ नहीं करता है, जो स्वयं अपनी तरंगे छोड़ता है और उन्हीं को वापस से पकड़ता है जो लोड करके आ रही हैं। अब इसी में हम एक्टिव की बात करें तो जैसे रडार है, लिडार है, ये दो एक्टिव सेंसर्स के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। रडार क्या होता है? रडार को आप देखते हैं, आप नॉर्मली आपने कई जगह जो है सुना भी है, पढ़ा भी है, ठीक है। आप कहीं मूवी सीरियल देखते होंगे तो हवाई जहाज़ और जहाज़ जो समुद्र में चलते हैं उनमें रडार का यूज़ होता है, ठीक है। आप देखते हैं इस तरह से जो है वो उनकी डिस्प्ले होती है। इस डिस्प्ले में रडार चलता है, घूमता रहता है, ठीक है। ये जैसे रडार का जो है वो ग्राउंड पर जो है वो रडार लगा होता है एंटीना, और वो एंटीना घूमता रहता है, वो तरंगे छोड़ता रहता है, और कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको दिखाई देता है पहुँच वहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के उसकी एनर्जी वापस से आती है, ठीक है, जिसको हम इको पल्स बोलते हैं। तो ये एनर्जी कितनी देर में पहुंची और कितनी मात्रा में पहुंची, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। इससे जो है वो इमेज बनती है एक वापस रडार में, रडार के सेंसर्स के थ्रू, कि वहाँ पर उस इन्वायरमेंट में और कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर कहीं से कोई एनर्जी लौट कर नहीं आई है, अंतरिक्ष में चली गई है, इसका मतलब वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लिडार, लिडार क्या काम करता है? रडार जो होता है वो रेडियो वेव्स पे काम करता है। लिडार जो होता है वो लेज़र लाइट पे काम करता है, लेज़र किरणें जो होती हैं, ठीक है। तो लिडार जो वो भी धरातल के सर्वेक्षण में काम आता है, लेज़र पल्स छोड़ता है, ठीक है। लिडार और रडार की इमेज में इस तरह से आपको अंतर देखने को मिल सकता है। लिडार की इमेज जो होती है वो थोड़ी सी साफ होती है बजाय रडार के। आगे हम बात करते हैं, देखिए, सोनार की। सोनार एक तीसरे प्रकार का जो है वो रेडियो सेंसर है। कि अगर हम बात करें वायुमंडल की, धरातल की, तो रडार या लिडार से काम चल जाता है। लेकिन अगर समुद्रों के अंदर
किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो, पहचानना हो, तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि समुद्र के अंदर तो प्रकाश की उपस्थिति होती नहीं है, गहराई तक आप जो है वो प्रकाश देख नहीं सकते, प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे में यूज़ होता है सोनार का। सोनार जो कि साउंड वेव्स पर काम करता है, क्योंकि पानी में साउंड वेव्स दूर तक चली जाती हैं, लौट करके वापस आ भी सकती हैं, इसलिए जो है वो सोनार का यूज़ किया जाता है जहाज़ों में, पनडुब्बियों में। ठीक है, जो कई जानवर हैं समुद्र में रहने वाले, मछलियां हैं, डॉल्फिन है, शार्क है, वेल है, ये सभी अपने अपने प्राकृतिक सोनार का यूज़ करती हैं अंदर की जो है पूरे इन्वायरमेंट का पता करने के लिए कि कहाँ जो है वो किस तरह का इन्वायरमेंट है, कहाँ कौन सी टोपोग्राफी है, कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ कौन सी दूसरी मछलियाँ हैं, ये सब उनको पता चलती रहती हैं। ठीक है, सेम चीज़ आप देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक तो ओरिजिनल वेव्स होती हैं जो कि सेंसर छोड़ता है, सोनार छोड़ता है, और एक होती है रिफ्लेक्टेड वेव्स जो कि लौट करके आती हैं। किसी जहाज़ के अंदर अगर जो सोनार लगा हुआ है वो उसकी टोपोग्राफी के सर्वे में काम आता है, उससे पूरी समुद्र के अंदर की टोपोग्राफी, जो आज हम बात करते हैं कि समुद्र के अंदर कहाँ कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, कटक हैं, गर्त हैं, इन सब की जानकारी जो हुई है वो हुई है सोनार के जरिए। ठीक है, अब देखिए ये सेंसर की और एक्टिव और पैसिव जो है वो रिमोट सेंसिंग की हम बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये जिस एनर्जी पर डिपेंड करती है वो एनर्जी क्या है, कैसे जो है वो एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। क्योंकि जो सेंसर्स होते हैं वो यही दोनों तरह की चीज़ें पकड़ते हैं। दोनों तरह की चीज़ें मतलब ये दोनों तरह की एनर्जी, रेडिएशन के थ्रू मिलने वाली और रिफ्लेक्शन के थ्रू मिलने वाली एनर्जी। अब रेडिएशन और रिफ्लेक्शन में अंतर क्या है, आप देखिए, ये रेडिएशन है। रेडिएशन मतलब विकिरण। विकिरण वो होता है जो किसी एक केंद्र से चारों दिशाओं में फैलता है, सब तरफ फैलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका तापमान -272 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री केल्विन, अगर इससे ऊपर है तो इसका मतलब उसके अंदर हीट है, और हीट है तो वो विकिरण भी करेगा। जिस भी ऑब्जेक्ट में आपको हीट देखने को मिलेगी तो वो जो है वो रेडिएशन करता है। रेडिएशन जो है वो हमारी आंखें तो नहीं देख सकती, क्योंकि हमारी आंखें केवल विजिबल लाइट को देखने के लिए बनी है। जो सेंसर रेडिएशन को पकड़ते हैं, यानी कि हीट वेव्स को पकड़ते हैं, हीट वेव्स जिसमें कि आपकी इंफ्रारेड तरंगें आती हैं, इंफ्रारेड तरंगों को पकड़ने वाले जो भी सेंसर होते हैं वो इन रेडिएशन को पकड़ सकते हैं। रेडिएशन जैसे आग है, आग के जरिए जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है, हमारी हाथ जिसको छू तक जो पहुंच रही है वो रेडिएशन है। सूर्य से जो पृथ्वी तक आ रहा है वो रेडिएशन है। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेडिएशन जो होता है, यानी कि विकिरण जो होता है, वो भी ऊष्मा का संचरण का एक प्रकार होता है। ऊष्मा संचरण के तीन जो है प्रकार होते हैं, एक रेडिएशन होता है, एक चालन होता है, और एक होता है आपका संवहन। ठीक है, तो रेडिएशन वो है जिसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो स्पेस, खाली स्पेस यानी कि जो वैक्यूम होता है उसमें भी जो है वो तरंगे गमन कर सकती हैं, लेकिन संवहन और चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सूर्य से जो हमको प्राप्त हो रहा है वो रेडिएशन है, किसी एक केंद्र से सब तरफ जो बिखर रहा है वो रेडिएशन है। जहाँ किसी और की एनर्जी का उपयोग नहीं हो रहा है, स्वयं जो सोर्स है वही अपनी एनर्जी को छोड़ रहा है, वो रेडिएशन है। ठीक है, तो इन रेडिएशंस को इंफ्रारेड तरंगों के रूप में सेंसर्स पकड़ते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड। दूसरा जो है वो आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। परावर्तन जो होता है, सबसे पहले तो आप परावर्तन का कंसेप्ट देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो तरंग आई है ये तरंग उसी कोण पर वापस चली गई टकरा करके। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि न तो उसका अवशोषण हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट होता है अगर वो अवशोषण करता है तो हो सकता है रिफ्लेक्शन कम हो जाए, लेकिन अगर अवशोषण नहीं हुआ है तो पूरी मात्रा में रिफ्लेक्शन होता है। जो आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो जाती है लौट करके उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इन दोनों का कोण एक समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अगर ये समान है तो फिर ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है, बिल्कुल शुद्ध रिफ्लेक्शन जो होता है। लेकिन अगर ये समान नहीं है, ये बिखर जाता है, ठीक है, और बिखरने का कारण होता है कि धरातल का असमतल होना, रफ होना। अगर वो रफ है, उबड़ खाबड़ है, तो फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ तरंगें या किरणें अलग अलग दिशाओं में भटक जाती हैं, बिखर जाती हैं, कोई निश्चित उनका कोण नहीं होता। लेकिन जब कोण निश्चित है, इसका मतलब ये सरफेस कैसी है, समतल है। ठीक है, जैसे हमारा ग्लास होता है, मिरर होता है, मिरर में हम देखते हैं तो बिल्कुल हमारी परछाई, जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल सेम दिखाई देता है, इसका मतलब वो बिल्कुल समतल है, इसलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मिरर समतल नहीं होगा तो हमको हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल सही से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये जैसे कि नॉर्मली हम बात भी करते हैं कि मैट सरफेस इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे टाइल्स होती हैं, हम घर में टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स तरह तरह की आती हैं। कुछ टाइल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन देती हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल इसकी तरह हैं।
और कुछ ऐसी होती है मेट टाइल्स जो कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं दे पाती, डिफ्यूजन सा हो जाता है, ठीक है, वो होता है डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन जो कि मेट टाइल्स में होता है। ठीक है, तो ये रेडिएशन और रिफ्लेक्शन दो चीज़ होती है जो कि पूरे रिमोट सेंसिंग का आधार होती है, ये दोनों प्रकार की एनर्जी। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो एनर्जी जा रही है ये तरंगों के रूप में जाती है, वेव्स जिनको कहते हैं। तो वेव क्या होती है? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सूर्य तरंग की, प्रकाश तरंग की। तो उसी को हम समझते हैं। जैसे ये एक वेव का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन रेखा है, ग्रीन लाइन जो है ये वाली, ये वेव की, ये है वेव मेनली, और ये इसकी दिशा है। ठीक है, तो इस दिशा के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर दो फील्ड देखने को मिल रहे हैं आपको, एक है रेड वाला और एक है ब्लू वाला। अब रेड और ब्लू वाले का मतलब क्या है? प्रकाश की जो तरंग आती है उसमें दो प्रकार के फील्ड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसमें दो प्रकार के फील्ड देखने को मिलते हैं, जो ब्लू वाला है वो मैग्नेटिक है और जो रेड वाला है वो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये दो प्रकार के फील्ड होते हैं। इन दो प्रकार की जो है वो फील्ड के साथ 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 जो है एनर्जी या तरंग जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन तरंग ऐसे सीधी आगे नहीं बढ़ती, तरंग लहराते हुए आगे जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये देखने को मिल रहा है आपको, ये इस तरह से। ठीक है, और इसी डायग्राम को हम यहाँ नीचे देखें तो देखिए ये दो प्रकार की अलग अलग तरंगे हैं, और ये दो प्रकार की तरंगे देखिए इधर से आगे जा रही हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों प्रकार की तरंग में अंतर क्या है? इन दोनों प्रकार की तरंगों में जो अंतर है वो देखो कि जो एक में लिखा हुआ है हाई और एक में लिखा हुआ है लो, लेकिन आगे निशान लगा हुआ है लेमडा का। लेमडा मतलब होता है तरंग का दैर्घ्य, यानी कि तरंग की लंबाई, वेव लेंथ। ठीक है, जिसको हम लेमडा से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। कोई भी जो तरंग होती है वो जैसे ऊपर नीचे अभिनतियाँ अपनतियाँ बनाती हुई चलती हैं। ठीक है, तो दो अभिनतियों या दो अपनतियों के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है वेवलेंथ। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये दो अपनतियों के बीच की जो दूरी है ये वेवलेंथ है। सेम यही दो अभिनतियों के बीच की बात करें तो वो भी होगी। जो निचला भाग होता है जिसको हम हिंदी में अभिनति कहते हैं उसे हम ट्रफ कहते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल लाइन होती है जो कि अभिनतियों और अपनतियों के बिल्कुल बीच में होती है। ठीक है, जहाँ पर बराबर ऊंचाई अपनति की होती है और बराबर ऊंचाई गहराई अभिनति की होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब इसके बाद अपनति से लेकर के अभिनति तक का जो भाग है, यानी कि जो पूरी ऊंचाई और गहराई है, ठीक है, इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये सेंटर लाइन हो गई। हम बात करेंगे लास्ट फ्रिक्वेंसी की, कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है। फ्रिक्वेंसी मतलब सिंपल आवृत्ति। हम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं, आवृत्ति किसी भी चीज़ की बार बार जो है वो रिपीटेशन जो होता है उसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ रिपीटेशन किस चीज़ का है? तरंग का। तो तरंग तो रिपीट नहीं हो रही, तरंग तो एक ही तरंग जा रही है, लेकिन उस तरंग में बार बार सेम चीज़ रिपीट क्या हो रही है? बार बार अपनति अभिनति से वो गुजर रही है। ठीक है, तो एक सेकंड में, वैसे हम सामान्यतः समय फिक्स नहीं है, लेकिन एक सेकंड की हम बात करते हैं कि एक सेकंड में कोई तरंग जो होती है उसका कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, यानी कि उसकी कितनी अभिनीतियां गुजरी हैं या कितनी अपनतियां गुजरी हैं, उसको हम कहते हैं आवृत्ति। एक सेकंड में जो जा रहा है उसको हम एक, जैसे कि अगर मान लो कि एक सेकंड में एक बार अभिनति गुजरी है और एक ही बार अपनति गुजरी है, तो उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं, उसको हम सिंपल कहेंगे 1 हर्ट्ज, अगर एक बार गुजरी है तो एक सेकंड में। लेकिन चूंकि ये बहुत छोटी तरंगें होती है, सूर्य से आने वाली लघु तरंगें होती हैं, तो लघु तरंगों की अगर हम बात करें तो जो है इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे जैसे तरंगें बढ़ती हैं, दीर्घ तरंगें होती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो अगर हम शुरू करें यहाँ से, इस जगह से लेकर के और बिल्कुल लास्ट तक, कि ये एक सेकंड का समय पूरा हुआ, एक सेकंड में तरंग कितनी बार जो है वो अपनतियों या अभिनतियों से गुजरी है, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। इधर भी 1 2 3 4 है, तो यानी कि 4 4 अपनतियाँ हैं, तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो ये फिर 1 हर्ट्ज नहीं होगा, फिर ये होगा 4 हर्ट्ज। ठीक है, यह आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी आधार पर हम देखो बात करते हैं लघु तरंग की और दीर्घ तरंग की। यहाँ हाई लेमडा यानी कि हाई वेवलेंथ, यहाँ पर लो लेमडा यानी कि लो वेवलेंथ है। ठीक है, तो वेवलेंथ जो है वो वही हमको बताता है कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है या कम है। अगर वेवलेंथ कम है
तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। वापस आप वही चीज़ कर सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेकंड अगर पूरा होता है तो आप दीर्घ तरंग को देख सकते हो जिसमें तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। देखिए 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 हर्ट्ज़, यानी कि 4 बार रिपीटेशन हुआ 1 सेकंड में। लेकिन जो छोटी तरंग है उसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अभिनतियाँ हैं, ठीक है, 7, 8 अभिनतियाँ हैं। तो वही चीज़ हो गई कि इसकी जो है वो फ्रिक्वेंसी हो गई 8 हर्ट्ज़, इसकी हो गई 4 हर्ट्ज़, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम है, तरंग दैर्घ्य कम है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप वेव किस तरह की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, दीर्घ तरंग, लघु तरंग क्या होती है, कैसी होती है। सूर्य से आने वाली तरंगें लघु होती हैं, हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा है, इससे भी कहीं जो है वो गुना कम होती हैं, ठीक है, लघु होती हैं। और ये दीर्घ तरंग क्या होती है ये आप समझ गए होंगे। तरंग के जो अलग अलग जो फीचर्स हैं वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखिए वेवलेंथ की बात हम कर चुके हैं। वेव साइकिल, ये पूरा एक वेव साइकिल है, यानी कि अपनति से अभिनति होते हुए वापस अपनति तक आना, ठीक है, ये पूरा एक वेव साइकिल होता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, उसी के अनुसार वेव साइकिल जो है डिसाइड होता है, कितने समय में एक साइकिल पूरा हो रहा है। तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं कि साइकिल कितने बार रिपीट हुआ, वही हमारी फ्रिक्वेंसी है और उसे हम हर्ट्ज में मापते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो एनर्जी जो आ रही है, रेडिएशन या रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये जो एनर्जी है विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसको हम EMR कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दरअसल में है क्या, तो देखो, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब आप समझिए कि एक से ज़्यादा चीज़ें होना, एक से ज़्यादा चीज़ें, चीज़ें मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपल बैंड की या तरंगों के प्रकार की, कि कितने प्रकार की तरंगे हैं। जितने प्रकार की तरंगे हैं उतने प्रकार के बैंड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो शुरुआत होती है, पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए सूर्य से जो आने वाली तरंगे होती हैं ये प्रमुख रूप से वो तरंगे हैं गामा रे, एक्स रे, यूवी, इसके बाद आती है हमारी लाइट, विजिबल लाइट, फिर आती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आती है इसमें माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के साथ ही रेडियो वेव्स, ठीक है। इनको हम देखेंगे तो इनका एक क्रम है, निश्चित क्रम है, ये क्रम बिगड़ता नहीं है, ये प्रकृति ने इनको ऐसा ही बनाया है, उनको नाम हमने दिया है हमारे हिसाब से अलग अलग। तो गामा रे जो होती है ये सूर्य से आती तो हैं, गामा रे से भी खतरनाक होती है कॉस्मिक रेज, जो कि बाहर से अंतरिक्ष से पहुंचती हैं, लेकिन हमारे धरातल तक पहुंच नहीं पाती, वायुमंडल तक पहुंच नहीं पाती, हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाती। उसके पीछे जो कारण है वो बताऊंगा अभी। गामा रे है, गामा रे सूर्य से निकलती है लेकिन ये भी वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। एक्स रे जो है ये भी सूर्य से निकलती है लेकिन ये भी वायुमंडल में नहीं आ पाती। यूवी, यूवी जो है उसके 4 प्रकार पाए जाते हैं, एक वैक्यूम है, एक सी, बी और ए। इन सी, बी और ए में से, इन 4 प्रकारों में से कुछ प्रकार ऐसे हैं जैसे कि ए और बी, जो कि वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, शोभ मंडल तक भी आ जाते हैं। लेकिन सी और वैक्यूम जो है ये हमारे वायुमंडल में नीचे तक प्रवेश नहीं कर पाते। सबके पीछे भी कारण बताऊंगा, पहले एक बार आप क्रम देख लो इनका। फिर आती है हमारी लाइट, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो सबसे बड़ा आधार है रिमोट सेंसिंग का, जो हमारी आंखें भी देख सकती हैं। ये सातों कलर, जब सातों कलर एक साथ पहुंचते हैं तो वो हमको वाइट कोई चीज़ दिखाई देती है। यहाँ आपको अगर वाइट कलर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से सातों कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ से जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वहाँ से आपको वही कलर दिखाई देगा। अभी इसकी भी डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद माइक्रोवेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स के साथ रेडियो वेव्स आती हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, सॉरी इंफ्रारेड, बीच में इंफ्रारेड रह गई। इंफ्रारेड जो होती है यानी कि जिसको हम कहते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों के भी 3 प्रकार हैं, नियर, मिड और फार। नियर यानी कि निकट, आपने हिंदी में इनके नाम पढ़े होंगे, निकट, ठीक है, मध्य और सुदूर या दूर, ठीक है, वाली जो है वो इंफ्रारेड होती हैं। इनको हम थर्मल भी कहते हैं, थर्मल तापीय, जो कि हीट वेव्स होती हैं वो होती हैं, ठीक है। इनके बाद जो 2 आती हैं वो हमारी माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, ठीक है, ये होती हैं। माइक्रोवेव्स का आप यूज़ जानते हो, माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें यूज़ होता है वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों को गर्म करने के लिए। अब एक एक की हम बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्मिक रेज की, ठीक है, साथ में गामा रे की भी बात कर लेते हैं, एक्स रे की भी बात कर लेते हैं। कॉस्मिक रेज, गामा रेज और एक्स रेज, ये तीनों पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? आ तो रही हैं, फिर नीचे तक क्यों नहीं आ पा रही हैं, धरातल तक? इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हर चुंबक के साथ होता है।
कोई भी जो चुंबक है, पृथ्वी के अंदर भी चुंबक है, पृथ्वी का कोर जो है एक चुंबक के रूप में है। जब वो घूर्णन करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड इतना मजबूत है पृथ्वी का कि इन हानिकारक किरणों को वो वहीं समाप्त कर देता है, धरातल तक आने नहीं देता। कॉस्मिक रेज हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, ये हानिकारक किरणें हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में को पार करके नीचे नहीं आ पाती। मैग्नेटिक फील्ड में ही ये ख़त्म होती हैं और इनके पार्टिकल्स जो हैं वो उस मैग्नेटिक फील्ड में होते हुए पोलर एरियाज तक पहुंचते हैं, जहां पर वो अलग 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 जो है आयनित गैसों के साथ रिएक्शन करते हैं और हमको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो इन किरणों की वजह से हैं जो किरणें मैग्नेटिक फील्ड में ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अच्छा, इनका यूज़ और देख लीजिए। गामा रे जो हैं, ठीक है, ये बाहर से तो आ नहीं पाती, लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, यूरेनियम, बेरियम, थोरियम, बेरिलियम और थोरियम, जिनसे कि गामा रेज रिलीज होती हैं। और इन गामा रे को पकड़ने वाले सेंसर जो है वो उन खनिजों का पता लगा सकते हैं कि कहाँ उनके भंडार पाए जाते हैं। एक्सरे की अगर बात करें तो एक्सरे जो है वो हमारे लिए केवल चिकित्सा में उपयोगी है। जानते ही हैं एक्सरे चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है, ये सॉफ्ट जो मैटर होता है, ठीक है, उसको पार कर जाती हैं, लेकिन हार्ड मैटर जो हड्डियों की तरह मजबूत है उसको ये पार नहीं कर पाती और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि आपकी एक्सरे मशीन जो है वो भी एक रडार की तरह है जो रिफ्लेक्टेड चीज़ों को पकड़ती है। ठीक है, तो वो चीज़ें मतलब एक्सरे एक्सरे को का बल छोड़ती हैं और वापस से टकरा करके, जहाँ से टकरा करके लौटी है वहाँ हड्डी है, नहीं टूटी इसका मतलब वहाँ हड्डी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हड्डी में कोई फ्रैक्चर होता है तो उसका पता चल जाता है। फिर आती है यूवी, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणों के बारे में आप जानते हैं, आपको सबको पता है, समताप मंडल में, ओजोन लेयर में ये ज़्यादातर अवशोषित हो जाती हैं, जिसकी वजह से समताप मंडल के ऊपरी भाग में जहाँ ओजोन परत पाई जाती है वहाँ पर तापमान भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो इन्हीं की वजह से बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ की जो गैसें हैं, स्पेशली हम बात करें ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन जिसको हम O3 के नाम से भी जानते हैं, तो O3 जो है वो इस यूवी का जो है अवशोषण करती है। ठीक है, तो इस यूवी का अवशोषण करती है मेनली वैक्यूम और सी का। लेकिन जो बी और ए होती है ये थोड़ी कमज़ोर यूवी होती हैं, इसलिए ये पार कर जाती हैं, इनका तरंगदैर्घ्य थोड़ा सा बढ़ जाता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से ये उन ओजोन को पार करके थोड़ा नीचे तक आती हैं। और ए जो है वो तो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक, लगभग नुकसानदायक नहीं सी होती है। ठीक है, लेकिन बी जो है वो अगर धरातल तक ज़्यादा मात्रा में पहुंच रही है तो वो करती है नुकसान। आपने सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट की मात्रा बढ़ने से आंखों से संबंधित या त्वचा से संबंधित रोग होने लगते हैं, त्वचा जलने लगती है। ठीक है, केवल टैनिंग नहीं होती, स्किन जलने भी लग जाती है। तो वो होता है इस अल्ट्रावायलेट बी की वजह से, क्योंकि सी तो खत्म हो गई, ओजोन में सारा का सारा अवशोषण हो जाता है लगभग। ठीक है, बी जो होती है, बी नुकसानदायक होती है, ए नुकसानदायक ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये ओजोन में हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखो यूवी की ही, तो यूवी जो है वो थोड़ी बहुत मात्रा में ए जो है धरातल तक पहुंचती भी है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो धरातल पर जो बैक्टीरियाज वगैरह जो पैदा होते हैं, नॉर्मली आप देख सकते हो बारिश के समय में जब कंटिन्यू जो है 7-8 दिन तक बादल छाए हों, धूप नहीं निकली हो, तो हमारे कपड़े ढंग से सूख नहीं पाते हैं, उनसे बदबू आने लगती है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं उनमें। इसलिए तो उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए जो ज़रूरी होती है वो होती है अल्ट्रावायलेट। तो ये अल्ट्रावायलेट जो है वो इसीलिए ज़रूरी है, प्रकृति ने इसी तरह से जो है वायुमंडल को बनाया है कि कम से कम 4% अल्ट्रावायलेट धरातल तक पहुंचती है ताकि यहाँ बैक्टीरिया जो है वो पनप न पाएँ। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं लाइट की, जो सबसे स्पेशल है हमारे लिए। विजिबल लाइट, हमारी आंखें जिनको देख पा रही हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो लाइट जो है इसमें देखिए, आप जानते हैं कि कितने कलर होते हैं, 7। ये जो 7 कलर होते हैं आपको क्रम इनका पता ही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो बैंगनी होता है। अब देखिए बैंगनी कलर जो है वो पास होता है किसके, पराबैंगनी के, ये ध्यान रखिएगा, पराबैंगनी और बैंगनी। इधर बात करोगे आप रेड और इंफ्रारेड, ये दोनों पास पास होते हैं। तो इसका क्रम आपको जो ध्यान है, आप यूवी और इंफ्रारेड का क्रम भी याद रख सकते हो इससे। ठीक है, तो बैंगनी के पहले वाले पराबैंगनी कहलाते हैं, लाल के बाद वाला अवरक्त यानी कि परालाल कहलाता है। ठीक है, परारक्त भी कहते हैं इसको हम। बाकी जो 7 कलर हैं उनका क्रम आपको पता है, बैंगनी, बैंगनी के बाद आता है नीला, नीले के बाद आसमानी, हरा, और फिर हरे के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद लास्ट में आता है रेड। ठीक है, ये 7 कलर जो विजिबल लाइट के थ्रू आते हैं, धरातल पर आया, सूर्य से तरंगे आई, लघु तरंगे, ये इन सातों रंग उसके अंदर होते हैं। जब आप देखते हैं कि जब उनका प्रकीर्णन होता है तब वो रंग अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि एक प्रिज्म होता है, इंद्रधनुष बनता है, तब आपको 7 रंग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है,
धरातल पर जब ये किरणें पहुंची, धरातल पर जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में अवशोषण करने की क्षमता है। अब अगर उस ऑब्जेक्ट ने इन सातों रंगों से युक्त एक सफ़ेद तरंग को अवशोषित कर लिया पूरी तरह से, वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, अवशोषण ही कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो वो आपको जब टकरा करके कोई तरंग आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है तो वो आपको रंग कैसा दिखेगा? कोई रंग ही नहीं दिखेगा। रंग नहीं दिखेगा मतलब काला। जैसे रात को आसमान देखोगे आप, तो रात को आसमान में सूर्य नहीं, कि सूर्य की तरंगें नहीं होती, सूर्य नहीं होता, तो सब कुछ काला दिखेगा। क्यों? क्योंकि कोई प्रकाश आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन जहाँ कहीं तारे हैं उन तारों की लाइट आप तक पहुंचेगी। चंद्रमा है, चंद्रमा पर सूर्य का रिफ्लेक्शन होकर के आ रहा है, ठीक है, तो वो आपकी आंखों तक पहुंचेगा, तो वहाँ आपको तारे, ग्रह या चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन बाकी आसमान जहाँ से आपको कुछ भी नहीं पहुंच रहा, आपकी आंखों तक कोई रंग नहीं आ रहा, तो वो आपको ब्लैक दिखेगा। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि जैसे ये यहाँ कलर आपको रेड दिख रहा है नीचे वाला, तो रेड का मतलब क्या हुआ कि ये जो मैटर है, कोई भी जो मैटर है, ठीक है, ये मैटर सातों रंग में से बाकी सब रंगों को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, लेकिन जो लाल का रंग है उसको अवशोषित नहीं कर पा रहा। तो कोई भी चीज़ है, जैसे ये रिमोट है, रिमोट पे अगर सातों सारी तरह से तरंगे इसने अवशोषित कर ली तो ये आपको काला दिखेगा। ठीक है। ये पेज है, अगर ये पेज आपको बिल्कुल वाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने किसी भी तरंग को अवशोषित नहीं किया। यहाँ जो तरंगे टकराई हैं वो सातों रंग बराबर मात्रा में इससे रिफ्लेक्ट हुए हैं और आपकी आंखों तक पहुँचे हैं, इसलिए आपको ये सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जो हरे रंग का है, हरे रंग का होने का मतलब वो हरा रंग अवशोषित नहीं कर रहा, हरा रंग उससे टकरा करके आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए आपको वो हरा दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में उसका वो कलर है ही नहीं, वो केवल उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है। तो ये होती है लाइट। आगे हम बात करें इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड जो होती है रिमोट सेंसिंग में, इसका भी विजिबल लाइट के बाद बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंफ्रारेड का। ठीक है। इसमें स्पेशली फार इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, तीन प्रकार जो हैं वेजिटेशन के अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो यही इंफ्रारेड होती है। क्योंकि वेजिटेशन जो होती है उसमें हम नॉर्मली देखेंगे जंगल हैं, जंगल को जब रिमोट सेंसिंग के जरिए ऊपर से देखेंगे विजिबल लाइट से, तो सब कुछ हरा हरा दिखेगा, वो हरा बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो ऐसे में हमको पता नहीं चलेगा कि वनस्पति किस प्रकार की है, वनस्पति किस स्टेज में है, वो अभी जो है वो मेच्योर हुई है, नहीं हुई है। ठीक है। या फसल है तो फसल जो है वो कब पकी है, कब नहीं पकी है, ये सारा पता इस विजिबल लाइट से नहीं चल पाता। तो जब इससे नहीं चल पाएगा तो हम आगे बात किसकी करेंगे? इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड वो तरंगे हैं जो हीट वेव्स के रूप में गमन करती हैं, रेडिएशन के थ्रू गमन करती है, और रेडिएशन जो होता है वो इस विजिबल लाइट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वेजिटेशन को की लेकर के जाता है। ठीक है। तो इंफ्रारेड को पकड़ने वाले जो सेंसर हैं उनका मोस्टली यूज़ होता है किसके लिए? वनस्पति के अध्ययन के लिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी वनस्पति के अध्ययन की बात आती है तो इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। बाकी और भी रिमोट सेंसिंग है, फाल्स कलर कंपोजिट जो होती है वो उसमें ये जो है सहायता करती है। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव्स जो होती है वो माइक्रोवेव ओवन में वस्तुओं को, सामान को गर्म करने में काम आती है, ये हमको पता है इसका उपयोग। साथ में हम बात करें रेडियो वेव्स की। ठीक है। तो रेडियो वेव्स जो है वो कम्युनिकेशन में काम आती है। माइक्रोवेव का उपयोग कम्युनिकेशन में भी होता है। ठीक है। और रेडियो वेव्स का उपयोग मोस्टली कम्युनिकेशन में होता है, लेकिन रडार के जरिए हम रेडियो वेव्स से और माइक्रोवेव से रडार के जरिए रिमोट सेंसिंग भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उपयोग होता है वो होता है रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मोबाइल, सैटेलाइट से जो तरंगे आ जा रही हैं, ठीक है, मौसम की जानकारियाँ आपको जो मिल रही हैं, जितना भी संचार साधन है, इंटरनेट है हमारा पूरा, वो पूरा का पूरा इस माइक्रोवेव और रेडियो वेव पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है। तो मोस्टली हम बात करें कि संचार जो है वो तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव पर डिपेंड करता है, और जो हमारा रिमोट सेंसिंग है वो सबसे ज़्यादा लाइट और इंफ्रारेड पर डिपेंड करता है। ठीक है। यूवी का उपयोग मैंने आपको बता दिया, उसका बस इतना ही उपयोग था कि वो, हालांकि बस नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा है, अगर वो नहीं होती तो कुछ और ही कंडीशन आपको देखने को मिलती। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें और देखिए कि गामा रे से रेडियो व्यवस्था का आप जब जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर तरंग दैर्घ्य जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। गामा रेस का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें सबसे कम जो पाया जाता है तरंग दैर्घ्य, वो गामा रे का है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये कितना है देखिए, 0.0001 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ ठीक है, मीटर। और इससे लेकर के ये 0.01 नैनोमीटर तक हो सकता है। इससे बड़ी जो तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं वो होती है एक्सरे। ठीक है, जो 10 नैनोमीटर तक होती हैं। यूवी जो 10 से लेकर के और आगे
1000 नैनोमीटर के लगभग तक पाई जा सकती हैं। इसके बाद सॉरी 1000 नहीं, ये होती है 0.4 माइक्रोमीटर तक। में हम इसको लिख सकते हैं या म्यू में हम इसको प्रदर्शित करते हैं माइक्रोमीटर को। 0.4 से 0.7 जो होता है वो होता है विजिबल लाइट का। ठीक है, ये तो इसका हो गया 10 से लेकर के और 380 नैनोमीटर तक। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं 380 मतलब 0.4 माइक्रोमीटर के लगभग ये पहुंच जाती है। वहाँ से 0.7 माइक्रोमीटर तक होती है विजिबल लाइट, और इसके बाद इंफ्रारेड आती है जो कि लगभग 10 लाख नैनोमीटर तक पाई जाती है। 10 लाख नैनोमीटर का मतलब हो गया कि ये लगभग कुछ मिलीमीटर तक, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर तक जो है वो पहुंच जाती है। इसके बाद जो आती हैं वो माइक्रोवेव्स आती हैं, और उसके बाद रेडियो वेव्स जो काफ़ी बड़ी होती हैं, 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर 100 मीटर तक की भी जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब हैं। इसके बाद देखो, ये तो हो गया वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, जैसे जैसे आप जा रहे हैं गामा से रेडियो वेव्स की तरफ। दूसरी जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है यहाँ देखिए, ये है, ये वेवलेंथ की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये इन तरंगों का जो है वो एक दिखाया हुआ है पैटर्न सा, किस तरह से बनता है। ठीक है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, सातों रंग जिसमें हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ये ऊपर जो है इनके यूज़ दिए हुए हैं, देखिए। ठीक है, इसके बाद हम देखो यहाँ नीचे देखते हो आप, ये है मैटर, कि ये जो तरंगे होती हैं इनकी वेवलेंथ किस मैटर के मुकाबले कितनी बड़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितनी जो है वो वेवलेंथ इनकी होती है। उसके बाद माइक्रोवेव की बात हम करते हैं, सॉरी एक्सरे की बात करते हैं, तो ये होती है एक एटम के बराबर लगभग, इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, इसके बाद आप बात करोगे एक वायरस की, अल्ट्रावायलेट का जो तरंग दैर्घ्य होता है किसी एक वायरस के बराबर हो सकता है, बैक्टीरिया के बराबर हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया उससे बड़े भी होते हैं, तो विजिबल लाइट जो होती है वो बैक्टीरिया के बराबर होती है। ठीक है, पिन पॉइंट यानी कि कोई सुई है, सुई की नोक जितनी बड़ी होती है, ठीक है, उसके बराबर होती है आपकी इंफ्रारेड। बास्केटबॉल की बॉल जो होती है उसके बराबर होती है माइक्रोवेव की तरंग दैर्घ्य, और बिल्डिंग्स जो हैं उनके बराबर हो सकती है रेडियो वेव्स की तरंग दैर्घ्य, जो काफ़ी मीटर में हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट चीज़ और है जिसको आप देखोगे तो आप पाओगे कि यह है एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर और एनर्जी ऑफ बॉडीज एमिटिंग वेवलेंथ। जैसे जैसे आप गामा रे से रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे, वैसे वैसे जो है वो एनर्जी देखिए कम होती चली जा रही है, टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो तरंगें छोटी हैं, छोटे तरंग दैर्घ्य की हैं, ठीक है, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तेज़ 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 भाग दौड़ करते हैं, एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत बड़ा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो बचपन से लेकर के जैसे वृद्धावस्था तक एनर्जी कम होती चली जाती है, सेम वैसी ही हम बात करें। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी ईएमआर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेडिएशन जिसको हम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको थोड़ी जो है वो इजी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्बिट्स और सैटेलाइट्स। ऑर्बिट्स कितने प्रकार की होती हैं, सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर स्टेशनरी सैटेलाइट या सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। सेम ऑर्बिट को भी हम कह सकते हैं, ऑर्बिट के भी दो प्रकार हैं, वैसे ही इसके भी दो प्रकार हैं। ठीक है, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो, तो देखिए ये जो आपका पोल है, ठीक है, इस पोल के थ्रू जो सैटेलाइट्स भ्रमण करते हैं वो होते हैं पोलर स्टेशनरी, यानी कि जिनकी ऑर्बिट पोलर के साथ, पोल्स के साथ सिंक्रोनाइज हो चुकी है। ठीक है, या सन के साथ सिंक्रोनाइज हो चुकी है। ये पोल टू पोल चक्कर काटते हैं, एक ही जगह चक्कर काटते रहते हैं, और जैसे जैसे सूर्य गमन करता है पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ, ये ऑर्बिट भी जो है वो भी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ती रहती है, यानी कि सूर्य के साथ बिल्कुल सिंक है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। जैसे जैसे सूर्य जाएगा वैसे वैसे ये ऑर्बिट भी जो है आगे चलती चली जाती है, और उस वजह से जब सैटेलाइट्स घूमते हैं तो इस तरह से जो है वो अलग अलग रिंग्स के रूप में हमको इसकी ऑर्बिट दिखाई देती है। लेकिन एक्चुअल में सैटेलाइट अपनी जगह पर, अगर बात करें तो सैटेलाइट अपनी जगह पर बस घूम रहे हैं, लेकिन पृथ्वी चूंकि रोटेट कर रही है इसलिए हमको लगता है कि ये ऑर्बिट आगे बढ़ रही है, लेकिन ऑर्बिट आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, जैसे सूर्य है, सूर्य भी अपनी जगह से जो है वो, हम बात तो करते हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ गया, लेकिन वो नहीं गया, गया कौन है, पृथ्वी घूमी है, रोटेट हुई है इसलिए। तो सूर्य के साथ जब सिंक हो जाएगी ऑर्बिट, तो फिर पृथ्वी जैसे मूव करेगी, जैसे सूर्य मूव करेगा वैसे ही जो है आपकी ऑर्बिट भी मूव करती है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें जियो स्टेशनरी की,
दूसरा जो टाइप है जियो स्टेशनरी आप इसको कह सकते हो, या फिर इसको आप जियो सिंक्रोनाइज कह सकते हो। जियो यानी कि ये पृथ्वी के साथ सिंक है, ये सूर्य के साथ सिंक नहीं है। ठीक है। तो देखिए, ये जो ऑर्बिट होती है मेनली ये भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। ये पोल्स टू पोल्स होती है, लेकिन ये वाली जो है भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। पृथ्वी की सतह से जितनी दूर सैटेलाइट जाएगा वो उतनी ही धीमी गति से जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ रिवोल्यूशन करेगा। जो और ये पोलर सैटेलाइट होते हैं, ये पोलर सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग 500, 600, 700, 800, 900, 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। नज़दीक होते हैं, इसलिए इनकी ऑर्बिट करने की जो है वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। ये पृथ्वी के एक दिन में 7, 8, 10, 15 चक्कर भी काट सकते हैं 24 घंटे में। लेकिन जो जियो सिंक्रोनाइज होते हैं ये एक जगह सिंक हो जाते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, देखिए ये दक्षिण अमेरिका के इस भाग पर एक सैटेलाइट छोड़ा गया, तो ये ज़िंदगी भर यहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूमने की गति जो 24 घंटे है रोटेशन की, वो और इस सैटेलाइट की अपनी ऑर्बिट में जो घूमने की गति है रिवॉल्व करने की, वो दोनों सेम है, 24 घंटे है। तो जब दोनों बराबर हैं तो ये बिल्कुल एक तरह से स्टेशनरी हो जाता है, यानी कि पृथ्वी के साथ स्टेशनरी, यानी कि बिल्कुल पृथ्वी के संदर्भ में रुका हुआ। ठीक है, लेकिन वो अपनी ऑर्बिट में गति कर रहा है साथ में, इसीलिए इसको हम जियो सिंक्रोनाइज भी कहते हैं, पृथ्वी के साथ सिंक होने की वजह से। ठीक है, और इनकी हम बात कर चुके हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 500 से और 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। जितना पृथ्वी के धरातल से कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है उसकी पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व करने की स्पीड उतनी ही कम होती चली जाती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम अगर लें तो ये जैसे सेंटर है, इस सेंटर के बाद देखिए ये अलग अलग रिंग्स हैं। ठीक है, तो ये रिंग्स यानी कि ये पृथ्वी से जितना ऊपर जाएगा इसकी गति तेज है, इसकी गति थोड़ी धीमी है, इसकी गति और धीमी है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा। आप देख भी सकते हैं संकेंद्रीय वृत्त की तरह है। ठीक है, तो इसकी जो परिधि है ये कम है, इसकी परिधि थोड़ी बड़ी है और इसकी परिधि और बड़ी है, यानी कि पूरी परिधि की लंबाई तो बढ़ती चली जा रही है, ऑर्बिट जो है वो उसकी लंबाई तो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ऑर्बिट की लंबाई बढ़ रही है, इसलिए जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने में समय उसको ज़्यादा लग रहा है। पृथ्वी की ग्रेविटी दूर कम काम कर रही है, इसलिए उसकी गति कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये मोस्टली आप इनकी ऊंचाइयाँ ध्यान रखिएगा, 36,000 किलोमीटर और 500 से 1000 किलोमीटर ऊपर पोलर स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये सैटेलाइट, ये जो सेंसर होते हैं, ये सेंसर के प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो देखिए ये सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। इस ग्राउंड सरफेस से जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं या प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकते हैं जिनके ऊपर सेंसर लगाए जाते हैं। शुरू में एरियल फोटोग्राफी की जाती थी, तो एरियल फोटोग्राफी के लिए गुब्बारे भी यूज़ किए जाते थे। ठीक है, गुब्बारे हो गए। ठीक है, एरियल टेलीविजन्स हो गए। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स हो गए। ठीक है, एरियल फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है, जैसे प्लेन हो गए उनमें। ठीक है, सैटेलाइट में सेंसर होते ही हैं, हमें पता ही है। स्पेस शटल जो होते हैं उनमें सेंसर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और एयरबोर्न जो होते हैं उनमें सेंसर लगाए जा सकते हैं। अब तो ड्रोन जो है वो भी एक तरह से जो है प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, तो ड्रोन में भी सेंसर होते ही हैं, कैमरा होता है, तो वो भी जो है वो सर्वे में जो है वो काम आता है या फोटोशूट में काम आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का सिंपल मतलब है सेंसर कहाँ लगा हुआ है, रिमोट सेंसिंग के लिए जो सेंसर है वो कहाँ लगा हुआ है। स्वाथ की बात करते हैं आगे। स्वाथ क्या होता है? देखिए, जो सैटेलाइट होता है उसमें जो सेंसर है वो सेंसर एक निश्चित धरातलीय क्षेत्र को कवर करता है। ये जो धरातलीय क्षेत्र जो कवर हो रहा है इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये पूरा उसका स्वाथ कहलाता है, उस सेंसर का या उस सैटेलाइट का। ठीक है, तो ये जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई भी निश्चित होती है, क्योंकि धरातल से ऊंचाई निश्चित है। जितना ऊपर जाएगा उतने बड़े क्षेत्र को कवर करेगा, जितना नीचे रहेगा उतने कम क्षेत्र को कवर करेगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करें कि ये एंगल इंपॉर्टेंस रखता है। ये एंगल वही होता है जैसे हमारी आंखों का 120 डिग्री होता है। हालांकि हमारी आंखों का फोकस एक जगह होता है, लेकिन हमारी आंखें इधर से लेकर के इधर तक जो क्षेत्र देख रही होती हैं, जहाँ की लाइट पहुँच रही होती है, ये 120 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो है वो ये उसका कवर करने वाला एरिया होता है और ये कहलाता है स्वाथ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये जो चौड़ाई है, ये पट्टी जो स्कैन हो रही है, ये उसका स्वाथ है। ठीक है, तो जिस धरातलीय क्षेत्र की जितनी चौड़ी बैंड को वो बनाएगा, ठीक है, वो उसका स्वाथ कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं स्कैनर्स की। स्कैनर्स यानी कि जो क्रम विक्षक जिनको हम हिंदी में कहते हैं, तो वो क्रम विक्षक क्या होते हैं? सिंपल, आप स्कैनर को जानते ही हैं। जैसे कि हम प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर के साथ में स्कैनर आते हैं, डॉक्यूमेंट हम स्कैन करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि कोई कागज़ है, कागज़ को उसमें रखा, स्कैन किया, तो उस कागज़ की डिजिटल इमेज जो है वो आपके पास सेव हो जाती है। ठीक है,
ये स्कैनर भी वही काम करते हैं, धरातल इनके लिए कागज़ की तरह है, और ये उसको स्कैन करते हैं और उस धरातल से जो कुछ भी जानकारी मिली है उसको इन्होंने डिजिटली फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेज के जरिए। और वो जो डिजिटल फॉर्मेट में चेंज किया है, ठीक है, वो हमारी डिजिटल इमेज हो गई, ठीक है। तो वो डिजिटल इमेज बनाने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है स्कैनर। स्कैनर उन सूचनाओं को पकड़ता है, जो संवेदक होते हैं वो संवेदक उसको वो सूचनाएं देते हैं और वो इनको स्कैन करके, ठीक है, और अपने पास सहेज कर रखता है। अब यहाँ पर हम बात करें स्कैनर की, तो स्कैनर देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विस्क ब्रूम और एक होता है पुश ब्रूम। ये स्कैनर नहीं है, ये झाड़ू है। ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, ठीक है। तो एक तो आप देखते हैं सफाई कर्मचारी जो इस झाड़ू का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये झाड़ू कैसे चलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है इसे साफ करके चलते हैं, यानी कि जिगजैग में, ठीक है। एक होता है ये वाला झाड़ू, इससे एक साथ जो है जैसे वाइपर होता है, वाइपर से हम एक साथ जो है वो पानी को खींचते हैं, सफाई करते हैं। ये दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है, इसीलिए इनका नाम विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सैटेलाइट में ये जो सेंसर होता है, ये सेंसर एक निश्चित क्षेत्र को कवर कर रहा है, बस इतने से क्षेत्र को एक साथ में। लेकिन चूंकि ये विस्क ब्रूम है इसलिए ये आगे इस पूरी पट्टी को कवर करेगा, फिर ये आगे इस तरह से जो है वो जिगजैग में इस एरिया को कवर करता हुआ जाएगा, ठीक है। लेकिन पुश ब्रूम के साथ क्या होता है, पुश ब्रूम ऐसे जिगजैग नहीं करता, पुश ब्रूम में एक साथ कई सारे संवेदक लगे होते हैं, ठीक है, एक संवेदक नहीं होता, इसमें ध्यान रखना, इसमें एक ही जो है वो संवेदक होता है, इसलिए वो हिलता डुलता चला जाता है और स्कैन होता चला जाता है। लेकिन इसमें एक संवेदक नहीं होता, इसमें पूरी पट्टी सी होती है और वो पट्टी कंटिन्यू पूरे क्षेत्र को जो है वो कवर कर रही होती है, और इसको जिगजैग होने की आवश्यकता नहीं है, बस आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे वाइपर होता है, केवल सिंपल खींचने पर एक साथ जो है वो पानी सारा उस पूरे स्वाथ, उस जो चौड़ाई है वो स्वाथ है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्वाथ है ये इस दिशा में या आगे की दिशा में जहाँ भी जाएगा, ठीक है, वो कवर करता हुआ चला जाता है। तो ये दो प्रकार के हमारे होते हैं, ठीक है, विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम स्कैनर, जो कि सैटेलाइट्स में लगे होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, स्कैन हो गया, स्कैन होने के बाद जो जानकारी थी वो हमको मिल गई, मिलने के बाद सेंसर और स्कैनर क्या करेंगे, उस चीज़ को, सेंसर ने तो उस चीज़ को लिया, स्कैनर ने जो है वो उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिजिटल इमेज में। इमेज नॉर्मल हम देखते हैं कि एक प्रिंटेड होती है एक डिजिटल होती है। डिजिटल का मतलब जिसमें डिजिट्स का यूज़ होता है, डिजिट्स, अंक। अंक मतलब कि जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली अंकों में जिसको मापा जा सकता है वो आंकिक है, ठीक है, यानी कि डिजिटल है। कैसी है, डिजिटल। तो ये डिजिटल इमेज जिसको अंकों में मापा जा सकता है, अब अंकों में कैसे मापा जा सकता है, देखिए कि ये जो इमेज है, कोई भी इमेज है जो आपने अपने सामान्य मोबाइल के कैमरे से ही क्यों ना ली हो, वो भी डिजिटल इमेज है। आपने जो स्कैन की है वो भी डिजिटल इमेज है। कैसे, क्योंकि उसमें जो जानकारी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के जरिए जो है वो अंकों में बदल गई, एक सीक्वेंस में बदल गई, एक निश्चित जो है वो लोकेशन के साथ बदल गई। जब भी आप उसका आउटपुट लोगे तो वो उसी सीक्वेंस में आपके सामने सारे जो है उसकी सेल्स जो होती हैं वो उसी क्रम में निकलती हैं, इसलिए आपको इमेज वैसे की वैसी ही दिखाई देती है। तो जैसे ये एक इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज की देखिए यहाँ तो लिखी हुई है साइज़, ठीक है, 3904। आप आपके मोबाइल में भी जब कोई फ़ोटो लेकर के उसकी डिटेल में जाओगे तो डिटेल में आपको इस तरह से जो है वो जानकारी देखने को मिलेगी, 3904 इंटू 2598 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये होती है मेनली पिक्सल्स की संख्या। पिक्सल्स क्या होते हैं वो भी बात करेंगे हम। ये होती है पिक्सल्स की संख्या। तो पिक्सल्स की संख्या जो होती है ये बताती है किसी भी डिजिटल इमेज की साइज़। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे इमेज की साइज़ उतनी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये पिक्सल की संख्या जो आ रही है 3904 इंटू 2598, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है जिसमें पिक्सल्स हैं, यानी कि 3904 मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3904 पिक्सल हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है उसमें 2598 पिक्सल हैं, ठीक है। तो ऐसे इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारे पिक्सल की संख्या ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ये 10.1 MB के कैमरे से ली हुई इसकी साइज़ है, 10.1 MP। MP मतलब मेगा पिक्सल, 10.1, ठीक है, मेगा पिक्सल हो गया। मेगा पिक्सल में, ठीक है, मेगा का मतलब आप कह सकते हो कि मिलियन। मेगा का मतलब क्या होता है, मिलियन। जैसे किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है, किलो मतलब कि 1000। वैसे मेगा का मतलब होता है कि आप इसमें 3 जीरो और जोड़ दो, ये होता है 1 मेगा पिक्सल। फिर और 3 जीरो लगा दोगे आप, यानी कि 10 की घात अगर 3 है तो ये किलो है, 10 की घात 6 है तो ये मेगा है,
और 10⁻9 है तो ये गीगा है। ये हर चीज़ में अप्लाई होती है, जैसे किलोग्राम, किलोग्राम में आप फिर जब 3 जीरो और लगाओगे 1000 से गुना करोगे, मेगाग्राम, गीगाग्राम, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो किलो का मतलब होता है सिंपल 1000 गुना। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एमपी, एमपी का मतलब कि कितना हो गया, मेगापिक्सल, मेगापिक्सल मतलब 10⁻6, 10⁻6 मतलब कि यहाँ देखो आप 10.1 के बाद आप इसको जो है वो 6 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये 10.1 मिलियन पिक्सल्स हो जाएंगे। मिलियन का मतलब होता है कि 10⁻6। ठीक है, वही सेम चीज़ मेगा के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ से हमने ये छोटा सा क्षेत्र लिया, तो ये छोटा सा क्षेत्र बड़ा करके जब आपको दिखा रहे हैं तो इसमें आप देखोगे कि इसमें 20 × 20 पिक्सल्स हैं, यानी कि इसकी चौड़ाई में और लंबाई में दोनों में 20 20, यानी कि कुल 400 पिक्सल्स हैं। ठीक है, अब ये जो 400 पिक्सल्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखो 400, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, जब इसको और हम इस छोटे से क्षेत्र को देखते हैं तो इसमें 4 × 4 पिक्सल्स वाला क्षेत्र ले लिया हमने। अब ये 4 यानी कि लंबाई, ये देखो 4 पिक्सल और ये 4 पिक्सल, यानी कि कुल 16 पिक्सल्स हैं। ठीक है, हर एक पिक्सल के अंदर आप देख रहे हो कि अलग अलग रंग है। पिक्सल्स की ये खास बात होती है कि पिक्सल्स के बाद कोई छोटी यूनिट नहीं है, पिक्सल सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं सबसे छोटी यूनिट होती हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर पिक्सल जो है सबसे छोटी यूनिट होती है। पिक्सल्स के अंदर, पिक्सल्स को आप तोड़ नहीं सकते, इसके अंदर से आपको जानकारी जो मिल रही है पिक्सल के जरिए बस वही रहेगी, उसके अंदर की जानकारी आप प्राप्त ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल जो एक पिक्सल होता है वर्ग के रूप में होता है, कई सारे पिक्सल जो होते हैं वो अलग अलग जानकारी देते हैं। ठीक है, अलग अलग रिफ्लेक्शंस देते हैं। ठीक है, तो ये होती है एक डिजिटल इमेज, जो कि डिजिटल किस वजह से है, क्योंकि इसमें पिक्सल्स हैं। ठीक है,